नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। मध्य प्रदेश में अभी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां उम्मीदवारों की घोषणा करने में जुटी हैं। बीजेपी, बसपा और सपा के बाद अब आम आदमी पार्टी ने भी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। कांग्रेस इस महीने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है, यानी एमपी में पहली बार ऐसा हो रहा है कि चुनाव की तारीखों से पहले उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं। लेकिन यह सवाल यह है कि पहले उम्मीदवार उतारने के पीछे राजनीतिक दलों की क्या रणनीति है और यह नया प्रयोग किस दल के लिए चुनाव में फायदेमंद साबित होगा। आज चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश की सियासत में नया ट्रेंड, राजनीतिक दलों ने रणनीति की चेंज। चुनावी घोषणा से पहले प्रत्याशियों को उतारा, मध्य प्रदेश में चढ़ने लगा सियासी पारा। भले ही मध्य प्रदेश में अभी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करना शुरू कर दिया है। बीजेपी, बसपा, सपा के बाद अब आम आदमी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। आपने 10 उम्मीदवारों को मध्य प्रदेश के चुनावी मैदान में उतारा है। एमपी में ऐसा पहली बार हो रहा है कि चुनावी बिगुल बजने से पहले ही राजनीतिक पार्टियां प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारने लगी हैं। अब इस रणनीति के पीछे मकसद क्या है, ये जानने से पहले सुनिए आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों के ऐलान के वक्त क्या कहा। 10 उम्मीदवारों की ये लिस्ट है। बहुत जल्द बाकी जितने और भी नाम जल्द ही हम आपके सामने लाएंगे, घोषित करेंगे। हमें पार्टी को पूरा यकीन है, विश्वास है कि ये लोग अपने अपने क्षेत्र में काफ़ी प्रभावशाली लोग हैं और आगामी चुनाव में इनको जीत हासिल होगी। उम्मीदवारों की सूची जारी करने के मामले में कांग्रेस फिलहाल पीछे दिख रही है, लेकिन वो भी इस महीने के आखिरी हफ्ते तक उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। यानी इस नए ट्रेंड में कांग्रेस का भी शामिल होना लगभग तय है। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी से चुनाव के ऐलान के पहले प्रत्याशियों को उतारने की वजह पूछी गई तो दोनों ही दल के नेताओं ने क्या कहा, वो भी सुनिए। देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र का पर्व हर 5 साल के बाद मनाया जाता है। हर विधानसभा के चुनाव होते हैं, उसी के तहत भारतीय जनता पार्टी ठीक है अपने टिकट 2 महीने पहले करे, 3 महीने पहले करे या आम आदमी करे। हमारी पार्टी का भी स्क्रीनिंग कमेटी का मीटिंग है 12 तारीख को, उसके बाद डिसाइड होगा कि कब टिकट डिसाइड होंगे। और आप देखेंगे मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में, एक सशक्त नेतृत्व में जबरदस्त तरीके से हम लोग पूर्ण बहुमत की एक जबरदस्त सरकार बनाने जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी लगभग 150 से 160 सीट जीतेगी। देखिए, जीत से हम उत्साहित नहीं होते हैं, हार से विचलित नहीं होते हैं। निश्चित रूप से हार की समीक्षा की जाती है और हमने समीक्षा की 110 आकांक्षी विधानसभाओं की हमने समीक्षा की। इसी तारतम्य में हमने पहली लिस्ट जारी कर दी है। जनता के बीच में उम्मीदवार रहेगा, जनता के दुख में, उनकी तकलीफ में खड़ा रहेगा, तो निश्चित रूप से जनता उसको अच्छा समझती है। और आप देखेंगे जिस रणनीति के तहत ये सीटें घोषित की गई हैं, जब चुनाव के परिणाम आएंगे तो आप देखेंगे कि हम लगभग सभी सीटों पर विजय प्राप्त करते हुए आपको दिखेंगे। बीजेपी और कांग्रेस की अपनी अपनी वजह है, लेकिन जानकारों का मानना कुछ और ही है। उनका कहना है कि एमपी की सियासत में इस नए प्रयोग के कई मायने हैं। दरअसल राजनीतिक पार्टियां पहले ही उम्मीदवारों की घोषणा कर ऐन वक्त पर होने वाले विरोध से तो निपटना चाह ही रहे हैं, साथ ही उम्मीदवारों को भी उनके इलाके में माहौल बनाने का पूरा समय मिल सके, इसके लिए भी ऐसा किया जा रहा है। खैर, वजह जो भी हो, लेकिन ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे कि उम्मीदवारों का ऐलान पहले करने से किस पार्टी को फायदा मिला और किसे नुकसान। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है दुबे जी। तो पहले लगभग 6 महीने से हल्ला मच रहा था कांग्रेस का कि हम जल्दी से उन 66 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर देंगे, या 2 या 3 या 4 चुनाव से पार्टी हार रही है। लेकिन उम्मीदों के विपरीत बाजी बीजेपी ने मारी, 39 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए। उसके बाद सपा ने अपने उम्मीदवारों की एक सूची जारी कर दी। आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है।
तो क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक दलों को फायदा या नुकसान? देखिए, बाकी दलों का तो अभी ऐसा है, मध्य प्रदेश में 2 ही दलीय व्यवस्था है, तो भाजपा और कांग्रेस की हमें गतिविधियां देखना चाहिए। तो भाजपा ने उन सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए जो उसकी हारी हुई सीटें मान के चल रही थी, और उन्होंने इस तरह से कई टेस्ट लगाए हैं उस घोषित करके। जो लोग प्रदेश में अपेक्षा लगाए थे कि यहाँ से टिकट होगा, वहां से होगा, उन्हें एक झटके में बता दिया टिकट कहाँ से होगा और कैसे होगा। इसके लिए लॉबिंग करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। और कांग्रेस चूंकि प्रतिशोध की ज्वाला में है, वो बहुत सतर्क और सावधान है। हो सकता है कि इस बार तो नामांकन शुरू होने के पहले प्रत्याशी घोषित हो जाए। नहीं तो हम और आप देखते हैं कि जिस दिन नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख होती है और कुछ घंटे पहले मैंडेट आ रहे हैं, लोगों के दौड़ते हाँफते जमा करने जा रहे हैं। तो कांग्रेस तो इस बार बहुत, अभी वो उन 39 सीटों पर भी जिनको घोषित करने वाली थी उनमें से भी कुछ बदलने वाली है, क्योंकि समीकरण बदल गए। क्योंकि विधानसभा का चुनाव, मनोज जी आप भी जानते कि ऐसा है कि पार्टी से ज्यादा व्यक्ति भी हो जाता है। प्रत्याशी बदलने से वहाँ के नजारे बदल जाते हैं विधानसभा में। बिल्कुल। तो वो हर हाल में जो सरकार बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, तो वो ये सब देख रही है मौका। और कांग्रेस में कोई आसान भी नहीं होता। जिस तरीके से मुझे खबरें मिल रही हैं कि कई जगह तो वो बहुत चौंकाने वाले नाम ला रहे हैं। एक न्यायाधीश को लड़ाया जा रहा है बुंदेलखंड की प्रमुख सीट से, उनको इस्तीफा दिलाया जा रहा है। ऐसे और भी जगह मुझे जो खबरें आ रही कि वो कुछ परंपरागत कांग्रेसियों से अलग हटके कुछ टिकट ऐसे तय कर रहे हैं। भाजपा भी हर जिले में एक नया चेहरा देने जाए। तो इस बार जो हर अन्य चीजों के मुकाबले फोकस प्रत्याशियों पे है, क्योंकि अनुभव के आधार पे ये सब चीजें आती हैं कि जैसे 2003 में कांग्रेस के खिलाफ लहर चली भाजपा की, तब भी कांग्रेस के 38 उम्मीदवार तो जीते थे उस समय। अभी भाजपा की चली आ रही है लहर, तब भी कांग्रेस के जीत रहे, और 2018 में भी है। जहां भी जब होता है तो जीतते हैं। तो ऐसे प्रत्याशी ढूंढो जो लहर में भी जीत जाते हैं, तो अपने थोड़ी बराबरी के माहौल में तो जीत ही जाए। तो प्रत्याशी चयन पे बहुत फोकस है। एक एक सीट पे 3-3, 4-4 बार सर्वे हो रहे हैं। जाति समीकरण को देखा जा रहा है, नए चेहरों को देखा जा रहा है। ऐसे बहुत सारे कयास है जो लगाए जा रहे हैं। ब्रजेश जी, कयास तो लंबे समय से लगाए जा रहे हैं और इन सीटों पर भी लगाए जा रहे हैं। और अब तो दिग्विजय सिंह जैसे नेता को भी कहना पड़ रहा है, हालांकि अब सुनता कौन है कांग्रेस में, क्योंकि सबको पता है टिकट कहाँ से होते हैं। तो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होना है, वहाँ से टिकट फाइनल होंगे। तो फिर ये इतनी जल्दी हल्ला मचा के क्या कोई कांग्रेस की रणनीति थी कि बीजेपी से जल्दी घोषित करवा दिए जाए उम्मीदवार, या किन्हीं और कारण जो उनकी अंदरूनी खींचतान है, कले है, सीटों के समीकरण है, जातिगत मजबूरी है, सर्वे है, इन सब ने कांग्रेस के पैर रोक रखे हैं? देखिए मनोज जी, इस बार कांग्रेस को लगा कि उसके रास्ते में कोई अड़चन नहीं है, उसके क्षेत्रीय छत्रा पे इतने भारी भरकम नहीं बचे हैं कि कोई अड़ंगा लगा सके। दिग्विजय सिंह की और कमलनाथ की जुगलबंदी थी, वो जिसको चाहते उसको टिकट दे सकते थे। इस कारण उन्होंने दावा कर दिया, कोई पार्टी आला कमान ने दावा नहीं किया था। ये कमलनाथ ने कहा था, दिग्विजय सिंह ने कहा था कि हम 6 महीने पहले उन सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर देंगे जो हम लगातार हार रहे हैं, और वो कर भी देते में प्रयोग किया भी और सफल भी रहे। बिल्कुल, और वो कर भी देते निश्चित तौर पर। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमने देखा है कि बाद में समिति बनाना पड़ी, अरुण यादव को, अजय सिंह को, जीतू पटवारी को, अन्य नेताओं को उसमें शामिल करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं प्रेशर तो आया ही है केंद्रीय आलाकमान से। शायद यही वजह है कि दिग्विजय सिंह को ट्वीट करना पड़ा कि भैया दिल्ली मत दौड़िए, क्योंकि दिल्ली दौड़ने से हो सकता है काम में कुछ अड़चनें आ रही हों, रुकावटें आ रही हों, और ये संकेत भी दे रहा हो कि गुटबाजी है, मध्य प्रदेश में यदि कोई नहीं सुनेगा तो हम दिल्ली दौड़ सकते हैं। रही बात कि ये चुनाव से पहले यदि घोषित कर देंगे तो इसके फायदे नफा नुकसान, मुझे लगता है ये तो परिणाम के बाद पता चलेगा मनोज जी। लेकिन कुछ सहूलियतें दिख रही हैं यदि पहले आप उम्मीदवार घोषित कर देते हैं। आप देखिए कि लगातार हम देखते हैं कि आखिरी में जब उम्मीदवार घोषित होता है तो नामांकन दाखिल करने के लिए चुनाव का जो चुनाव निर्वाचन अधिकारी है वहाँ भीड़ बढ़ जाती है। कई बार बी फार्म जमा नहीं होते हैं, भगदड़ मच जाती है, असंतुष्टों को आप साध नहीं पाते हो तो नुकसान होता है। पार्टी के पास पर्याप्त समय मिल जाएगा। जब एक दल ने घोषित कर दिया है तो दूसरे दल को भी घोषित करने में कोई दिक्कत नहीं है, वो घोषित कर देगा। आम आदमी पार्टी ने यदि घोषित कर दिया तो उससे मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़े, क्योंकि उनके पास खोने को कुछ नहीं है। और वो यदि पहले से भी मैदान में उतर जाएंगे तो हो सकता है कि वो अतिरिक्त वोट जुगाड़ लें, या उनका कोई नुकसान हो जाए कि दूसरे दलों को मिल जाएगा, पहले से जानकारी मिल जाएगी कि किस समाज के वोट काट रहे हैं, कौन का वोट बैंक है, उनमें सेंध लगा सकते हैं। लेकिन यदि कांग्रेस और बीजेपी
समय से पहले यदि घोषित कर रही है तो इसके दूरगामी परिणाम है कि यदि आपने पहले उम्मीदवार घोषित कर दिया तो उम्मीदवार पर एक प्रेशर रहेगा कि आपके पास पर्याप्त समय था। नेताओं के पास ये दबाव रहेगा कि जो असंतुष्ट हैं, जो नाराज हैं, उनको आप साथ सकते हो समय रहते हुए, और जिसको जाना होगा वो बहुत पहले जा सकेगा, चला जाएगा, तो उसका जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कैसे की जा सकती है उसका भी आप एक तरह से इंतजाम कर सकते हैं राजनीतिक दल। तो मुझे लगता है कि फायदे फिलहाल दिख रहे हैं, लेकिन क्या जो लोग रह जाएंगे या जो लोग नहीं जाएंगे वो अंदर ही अंदर कितना भीतरघात करेंगे और अभी से सक्रिय हो जाएंगे, तो मुझे लगता है क्या वो या वो घर बैठ जाएंगे जिन लोगों को टिकट नहीं मिलेगा, तो क्या उससे भी नुकसान होगा एक ही व्यक्ति सक्रिय रहेगा तो? क्योंकि अभी हम देखते हैं कि माहौल बनाते हैं, तमाम जो दावेदार हैं वो सक्रिय रहते हैं। चाहे यदि आप दावेदारों को यदि फहरिस्त में देखेंगे तो वो एक तरह शक्ति प्रदर्शन करते हैं अपने अपने क्षेत्रों में। यदि हम नरेला का उदाहरण देख रहे हैं तो आप वहाँ देखिए कि महेंद्र सिंह चौहान लगातार वहाँ पे रैलियां निकाल रहे हैं। अभी हाल ही में जब सुरजेवाला आए थे तो उन्होंने रैली निकाली। आसिफ जकी सक्रिय है, आसिफ जकी सक्रिय हैं, वो आयोजन कर रहे हैं। वहाँ पे मनोज शुक्ला लगातार सक्रिय हैं, वो लोगों को तीर्थ यात्राओं पर भेज रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि सिर्फ विश्वास सारंग सक्रिय हैं, क्योंकि उन लोगों को मालूम है, बीजेपी के नेताओं को मालूम है कि टिकट उन्हीं को मिलना है। तो वहाँ पे आप देखिए वो अकेले दम लगा रहे हैं और बाकी के लोग सक्रिय हैं। निश्चित तौर पर वो कार्यकर्ताओं को चार्ज कर रहे होंगे, लेकिन कार्यकर्ताओं को चार्ज करने के साथ साथ वो नुकसान भी कर सकते हैं। जब लोगों को ओबलाइज करेंगे, उनके अपने समर्थक सक्रिय हो जाएंगे, जब उनको टिकट नहीं मिलेगा तो वो अपने समर्थकों को ठंडे बस्ते में बैठने को कहेंगे कि घर बैठ जाइए, कोई काम मत करिए। तो नुकसान भी है, उसके फायदे भी हैं। अब पार्टी के ऊपर है, जिसका संगठन मजबूत होगा, जिसके नेताओं में क्षमता होगी, वो अपने नाराज लोगों को मना सकते हैं, संगठन को लगा सकते हैं। यदि जो घर बैठ रहे हैं उनको सक्रिय कर सकते हैं। जिसके संगठन में क्षमता नहीं होगी, जिसमें गुटबाजी ज्यादा होगी जिस दल में, उसको नुकसान हो सकता है कि यदि दिग्विजय सिंह के समर्थक हैं, महेंद्र सिंह चौहान के समर्थक हैं, राहुल भैया के समर्थक हैं, अरुण यादव के समर्थक हैं, वो यदि अपने घर बैठ जाते हैं, उनके समर्थक को टिकट नहीं मिलता, तो आप उनको कैसे सक्रिय करोगे? सबसे बड़ा सवाल ये। तो मुझे लगता है ये हो सकता है एक यही वजह कांग्रेस में दिख रही हो कि बीजेपी का संगठन वो पहले से घोषित कर देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी पहले से घोषित कर देगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कांग्रेस समय से पहले घोषित कर देगी तो मुझे लगता है कि उनको इसमें नुकसान ज्यादा नजर आ रहा होगा। शायद यही वजह है कि वो थोड़ा और डिले कर रहे हैं उसको। तो दुबे जी, एक और जो ब्रजेश जी भी कह रहे हैं, लेकिन एक और हम देख रहे हैं कि शायद कांग्रेस में जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि बीजेपी के तमाम सारे पूर्व विधायक नेताओं की आने की होड़ लगी हुई है और कांग्रेस को बड़ा उत्साहित नजर आ रही है। उनको लग रहा है कि ये सारे ऐसे दिग्गज नेता हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में पार्टी को चुनाव जिता देंगे, लेकिन इनका विरोध तो कांग्रेस के अंदर भी हो रहा है। तो क्या लिस्ट में आने में इसीलिए देरी हो रही कि उनको लग रहा है कुछ और नाराज नेता आ जाएं ताकि दमखम से इनको टिकट देके मैदान में उतार दिया जाए और इनके भरोसे भाजपा को मात दे दी जाए? बिल्कुल, ये तो दोनों ही दल कर रहे हैं, रुको देखो और आगे बढ़े की तर्ज पे चल रहे हैं काम। क्योंकि जैसे ही टिकट घोषित हो रहे हैं जहाँ जहाँ, वहाँ बगावत भी हो रही है, जहाँ संभव है तो वहाँ भी हो रही है। और भाजपा में तो इस बार अधिकतम, चूंकि भाजपा ही है लगातार सत्ता में, तो जो कुछ करना है भाजपा के नेताओं करना। जिस तरह से बड़े नेताओं के बयान आ रहे हैं, इंटरव्यू आ रहे हैं, तो इनको बहुत उम्मीद है। जैसे होशंगाबाद में कांग्रेस की जीतने की कोई संभावनाएं बनी नहीं कभी बहुत लंबे अरसे बाद, लेकिन यदि गिरजाशंकर आते हैं और वो लड़ते हैं तो कांग्रेस को एक सीट का फायदा होता है। ऐसे वो एक एक सीट पर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ऐसी उम्मीद तो सरताज सिंह के आने पर भी की जा रही है। नहीं, ये वहाँ शर्मई बंधुओं का जलवा है, सरताज सिंह, कुशमरिया, ये सब। लेकिन अगर सीता सरणी सामने लड़ लिए फिर वो भाई भाई नहीं लड़ेंगे। एक सिवनी मालवा जाएगा, एक इधर जाएगा, जो खबरें हैं। और हो जाए तो फिर हो जाए, क्या दिक्कत है? लेकिन एक संभावना तो अधिकतम बनती है, इसके अलावा तो कांग्रेस की संभावना बनती नहीं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अधिकतम संभावनाएं वो तलाश रहे हैं। जैसा मैंने अभी बताया कि एक जो वर्तमान में न्यायाधीश है बड़े शहर में, उनको सागर में कभी छात्र राजनीति में रहे, उनको लड़ाया जा रहा सागर से, उनसे बातचीत चल रही सीधे। तो कहाँ किसकी बात चल रही है? कांग्रेस में कई बार ये थे, कोई राहुल गांधी से ला रहा, कोई प्रियंका गांधी से, और कोई इधर। और सर्वे अलग है कमलनाथ जी के, उनके सर्वे अलग वो कर रहे हैं। तो एक कवायद तो है ही, अधिकतम प्रयास उनके हैं। लेकिन वो जो आरोप बीजेपी पे चस्पा करते रहे कि वो सिंधिया के लोग आने के कारण दिक्कतें हो रही, तो क्या इस स्थिति से कांग्रेस दो चार नहीं होगी कि उनका जो खाटी कार्यकर्ता उम्मीद में बैठा था कि जो संघर्ष कर रहा था सड़कों पे, वो टिकट कोई बाहर का आदमी ले जाए? जैसे रैली की बात हो रही है कि पड़ोस के उत्तर प्रदेश के नेता को आप शामिल करा रहे हैं, तो क्या कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं है? हाँ, वो तो है ही। अब वो क्या है, खुराई की तो जो जहाँ की आप बात कर रहे हो, वहाँ वाकई में कांग्रेस के पास कोई उम्मीदवार नहीं है। अरुण चौबे जो चुनाव लड़े थे, वहाँ के विधायक रहे, वो घर ही बैठे हैं। तो ऐसे में वहाँ तो बनता है। बाकी सीटों पे तो ये होता ही कि जो संघर्ष कर रहे थे उनको टिकट नहीं मिला तो दिक्कत होगी। लेकिन जिस तरह से सुरजेवाला और उन लोगों ने दो टूक बात की है
कि आप 6 बार से तो हार रहे हैं, क्यों नहीं जिता रहे? यदि आज हम बाहर का दे रहे हैं तो आप कह रहे हैं। लेकिन लोग हम में सवाल से- पूछेंगे ना कि सुरजेवाला तो खुद लगातार चुनाव हार रहे हैं। अब वो कहाँ पूछता है कोई? भाजपा में जितने रणनीतिकार हैं, आप देखो कभी कोई चुनाव नहीं लड़े, ना बाढ़ का जीते हैं, जितने महान पदों पे बैठे हैं, कोई राज्यसभा, कोई कहीं, कोई कभी लड़ाई नहीं। तो वो तो बड़े लोगों से कौन सवाल पूछता है? कांग्रेस में तो और भी नहीं पूछ सकते। वहां तो राहुल गांधी भी और सोनिया गांधी साहब लेके जो कहा तो वो मुख्यमंत्री भी जी सर, जी मैडम करते हैं। तो ये तो कोई सवाल होता नहीं। लेकिन उन्होंने जिस तरह से प्रश्न किए हैं कि आप 6 बार से क्यों हार रहे थे, आज हम बाहरी को यदि ला रहे हैं तो आप कह रहे हैं स्थानीय को, तो हम स्थानीय को तो दे रहे 6 बार से, क्यों हारे आप? ऐसे प्रश्नों के उत्तर कई जिलाध्यक्ष नहीं दे पाए। कमलनाथ ने भी ये प्रश्न किए कि हम तो छिंदवाड़ा, आप कहते भाजपा ने ये किया, लेकिन दुबे जी, जिलाध्यक्ष तो उसका भी जवाब नहीं दे पाए कि जो सर्वे की रिपोर्ट है, जो आला कमान की रिपोर्ट है, जो प्रदेश इकाई की रिपोर्ट है, सब में अलग अलग वो सब अलग अलग क्यों है? जिलाध्यक्षों की रिपोर्ट में जो ऊपर के सर्वे में टॉप पर है, वो सबसे तीसरे नंबर पर कैसे आ गया? बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक जगह तो जिलाध्यक्ष ये भी कहने लगा तो फिर मुझे ही दे दीजिए टिकट। उन्होंने कहा ठीक है, आप अब निकल लो यहाँ से, आपके बस का नहीं है ये सब। सर्वे से कोई तो मेल खाए, 19-20 रहे तब तो ठीक है। क्यों इसका नाम दिया आपने पहले नंबर, क्या इंटरेस्ट था आपका? ऐसे बहुत सारे प्रश्न हुए। और कमलनाथ ने यही कहा कि आप बहाने मत बनाया करो, मैं क्यों छिंदवाड़ा में जीत रहा हूँ, क्योंकि मैं कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक जमावट कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। दुनिया भर के आप काम करेंगे तो आप। लेकिन ये तो दिग्विजय सिंह भी कर रहे थे, लेकिन हार जाते हैं। दिग्विजय सिंह राघवगढ़ हारेंगे तब बात बनेगी। अभी तो वो स्काई लैब की तरफ आए थे भोपाल में, तो भोपाल तो वैसे ही 92 के बाद हिंदू मुस्लिम जैसा, और प्रज्ञा को उतारी भाजपा ने इसलिए था कि पूरे देश में रणनीति बनाने के लिए। देखो, हर चुनाव की परिस्थिति अलग होती है, हर चुनाव का परिदृश्य अलग होता है। वो तो प्रत्याशी घोषित होने के बाद क्या मतदाताओं के मन में क्या जाता है, फिर उसके बाद शुरू होता है। अभी तो कयासों के दौर है, कई चलेंगे। मैं बताता हूँ कि अभी जिस तरह से लाइन लगी है, वो यही कहते हैं कि यदि हमें नहीं मिला तो फिर नहीं जीत रही पार्टी, जबकि ये कहे कि मैं और सपोर्ट कर दूंगा तो जीत जाएगी पार्टी। लेकिन अगर ये कर रहे होते तो फिर कांग्रेस 15 साल सत्ता से दूर नहीं रहती ना, या कुल मिला के 18 साल। लेकिन ब्रजेश जी, जो आम आदमी पार्टी में उम्मीदवार घोषित कर रही, बाकी लोग भी, तो ऐसा लग नहीं रहा कि जो हाइप बना रही थी आम आदमी पार्टी गुजरात में, हिमाचल में, उत्तराखंड में और मध्य प्रदेश में भी, पिछले चुनाव में भी सक्रिय थे, तो शायद उनने उम्मीदें छोड़ दी हैं। देखिए मनोज जी, वहाँ की परिस्थितियाँ अलग थी। यदि हम गुजरात में देखें तो वहाँ पे कांग्रेस लगातार डाउन होती जा रही थी, तो वहाँ एक विकल्प की एक रिक्तता आ गई थी, वहाँ जरूरत महसूस हो रही थी। पंजाब में भी हम देख रहे हैं कि वैसी परिस्थितियाँ हो गई थी, किस तरह से कांग्रेस में गुटबाजी चल रही थी, और उसका फायदा हमने देखा कि आम आदमी पार्टी ने उठा लिया। दिल्ली में भी आप देखिए परिस्थितियां, लोग एक विकल्प ढूंढ रहे थे कांग्रेस का, वो मिल गया। लेकिन मध्य प्रदेश में अभी कांग्रेस की वैसी हालत नहीं हुई जैसी हमने देखा गुजरात में हो गई हो, जैसी पंजाब में हो गई है। कांग्रेस अभी यहाँ पे 2 दलीय व्यवस्था है और कांग्रेस मजबूती से मैदान में है, और वो आम आदमी पार्टी को वैसा मुझे नहीं लगता कि वो तो जगह देने की कोशिश कर रही हो या जगह दे रही हो कि उसको कि हाँ आ जाइए आप। तो यहाँ पूरी ताकत से लड़ रही है, यहाँ 2 दलीय व्यवस्था है, और आम आदमी पार्टी को भी ये मुझे लगता है कि महसूस हो गया है। वो सिर्फ उन लोगों पर भरोसे है, यदि जो बीजेपी से छोड़कर जाएंगे तो आम आदमी पार्टी के पास आएंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी के पास नहीं गए। वो जो निर्दलीय विधायक है उनसे संपर्क कर रही है आम आदमी पार्टी, तो वो आम आदमी पार्टी के पास नहीं जा रहे हैं, वो या तो कांग्रेस से संपर्क कर रहे हैं या बीजेपी से संपर्क कर रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी जब सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे तो मजबूरी में, तब मजबूरी में जाएंगे। तो आप देखिए, आम आदमी पार्टी अभी सिर्फ उन लोगों पर डिपेंड होकर आगे बढ़ी है जो कांग्रेस छोड़कर आए हैं या बीजेपी छोड़कर आए हैं, जन आधार वाले नेता हैं या पूर्व विधायक हैं। चाहे हम उनकी एक महापौर की बात कर लें, वो भी उनको वैसे ही रानी अग्रवाल। लेकिन इस बार हम बीजेपी को भी देख रहे हैं, कांग्रेस को भी देख रहे हैं, दोनों दल मानकर चल रहे हैं कि उनका एक वोट बैंक तो है, निश्चित तौर पर वो पार्टी के नाम पर उनको मिल जाएगा। लेकिन व्यक्ति पर फोकस कर रहे हैं, उम्मीदवार पर फोकस इसलिए कर रहे हैं कि उसका अपना कुछ व्यक्तिगत जो वोट बैंक होगा, उसकी छवि के कारण, उसकी सक्रियता के कारण, उसकी समाज सेवा के कारण जाएगा, तो वो प्लस में हो जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि इस बार चेहरे पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, ऐसे लोगों को चुन चुन कर टिकट देने की कोशिश की जा रही है कि जिनका अपना एक फॉलोअर्स हो, जिनके अपना एक वोट बैंक हो, उसका फायदा लिया जाए। पार्टी के साथ एक अलग वोट बैंक उसका अपना लेकर आ जाए, बिल्कुल, तब उससे वो प्लस में हो जाएगा। पार्टी का अपना वोट बैंक है, और उसके साथ साथ आप देखिए कि पहले क्या होता था, जब पार्टी का माहौल होता था तो यार नेता की चलती थी। चाहे इंदिरा गांधी के दौर में देखें हम, किसी को भी टिकट दे देते थे, कांग्रेस का बिल्ला लेकर गया, कांग्रेस का चुनाव चिन्ह लेकर गया, वो जीत के आ जाता था। हमने मोदी की लहर देखी कि किस तरह से किसी को भी टिकट दिया हो वो दिग्गजों को हराकर जीत गया, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की हम बात कर लें, कुछ चुनाव छोड़ दिया जाए तो। लेकिन आज जो मध्य प्रदेश में परिस्थितियां हैं, वो चेहरे के साथ साथ व्यक्ति पर डिपेंड
हो गई पार्टी के साथ साथ। पार्टी का अपना वोट बैंक है, चेहरे का अपना वोट बैंक है, लेकिन ऐसा कोई एक चमत्कारिक वो नहीं है कि जिसकी बदौलत किसी को भी आप टिकट दे दोगे वो जीत कर आ जाएगा। तो इस वजह से चेहरों पर फोकस किया जा रहा है कि बीजेपी से यदि कांग्रेस में कोई व्यक्ति आ रहा है तो उसके कितने अपने वोट बैंक है, वो कितने वोट ला सकता है। हमारे इतने वोट से हम हारे थे, 5,000 से हारे थे या 3,000 से हारे थे, उसके आने से वो सीट वो ये देखते हैं कि 5,000 वोटर इनके साथ आ जाएंगे। ये आकलन करते हैं राजनीतिक दल। इस आधार पर मुझे लगता है कि चेहरे देखकर टिकट दे रहे हैं, और हो सकता है इस बात पर मेरे दुबे जी भी सहमत हो, इसलिए चेहरों पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, ज्यादा इंतजार किया जा रहा है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, लेकिन हम भी अब चूंकि चेहरा देखने की बात हो रही है, लेकिन हमारी नज़र घड़ी पर है, जो इशारा कर रही है कि चर्चा को रोकना पड़ेगा, समय की कमी है। बहुत धन्यवाद दुबे जी। तो निश्चित तौर पर राजनीतिक दलों के अपने गणित, अपने उनके समीकरण होते हैं, और हर बार ही कहा जाता है कि जीतने वालों को देंगे, अच्छे प्रत्याशी को देंगे, और आखिरी समय तक कई बार विपक्षी दलों की रणनीति और उसके उम्मीदवारों का भी इंतजार किया जाता है कि उनकी तरफ से मैदान में कौन उतरता है। तो कई बार हम देखते हैं कि प्रत्याशियों को बदल भी दिया जाता है। लेकिन ऐसे संकट की लड़ाई में, जब आर पार की लड़ाई और कांग्रेस लगातार कह रही थी वो पहले प्रत्याशी घोषित कर देंगी, तो पहले दौर में तो वो पिछड़ गई। लेकिन क्या इसका ये पिछड़ना आगे कमबैक जैसी स्थिति में होगा, या वाकई में कांग्रेस से कुछ रणनीतिक गलतियां हो रही है, या उसकी रणनीति कुछ और है, इस पर भी हमारी नज़र होगी। अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।